भावेश अपनी पत्नी से किसी भी कीमत पर तलाक नहीं चाहता था, मगर दीपिका ने मेल मिलाप से इनकार कर दिया। वहीं व्यवसायिक जीवन के दौरान संपर्क में आए अनिकेत को दीपिका ने अपना जिस्म सौंप दिया और जब अनिकेत ने प्रपोज किया तो दीपिका अंगूठी ले आई ताकि उसके साथ विवाह कर सके, लेकिन वह अंगूठी अनिकेत की उंगली की शोभा न बन सकी। एक बार अपने फैसले पर दोबारा विचार कर ले। पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है, तलाक ही समस्या का समाधान नहीं होता। आपकी एक बच्ची भी है, उसके भविष्य का भी सवाल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने चैम्बर में सामने बैठे भावेश और उनकी पत्नी दीपिका को समझाने की गरज से औपचारिक तौर पर कहा। यह औपचारिकता हर जज तलाक की डिग्री देने से पहले पूरी करता है। भावेश ने आशापूर्ण नज़रों से दीपिका की तरफ देखा, मगर दीपिका ने दृढ़तापूर्वक इनकार करते हुए कहा, जी नहीं, अब मेल मिलाप की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अदालत से बाहर आ पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उसकी पत्नी इतनी निष्ठुर हो जाएगी भावेश ने सोचा भी नहीं था। मामूली खटपट तो आरंभ से थी, मगर विवाद तब बढ़ा जब दीपिका ने आयात निर्यात की कंपनी बनाई। वह एक फैशन डिजाइनर थी, कई फर्मों में नौकरी करती आई थी। बाद में 3 साल पहले उसने जमा पूंजी का इंतजाम कर अपनी फर्म बनाई। भावेश सरकारी नौकरी में था, अच्छे पद पर था, सो वेतन काफ़ी ऊंचा था। शुरू में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने पत्नी को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। धीरे धीरे हालात सुधरते गए। सरकारी मुलाजिमों का वेतन काफ़ी बढ़ गया था। दीपिका काफ़ी सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व की स्त्री थी। उसकी तुलना में भावेश समान व्यक्ति और थोड़ा सांवले रंग रूप का था। सरकारी नौकरी का आकर्षण ही था जो दीपिका के माता पिता ने भावेश से बेटी का रिश्ता किया था। दीपिका को अपना पति पसंद नहीं था तो नापसंद भी नहीं था। जैसे तैसे जिंदगी गुजारने की मानसिकता से दोनों निभा रहे थे। दीपिका के अपने अरमान थे, उमंगें थी, महत्वाकांक्षाएं थी। फैशन डिजाइनर की नौकरी से उसको अपनी कुछ उमंगें पूरी करने का मौका तो मिला था, मगर फिर भी उसका मन हमेशा खाली खाली सा रहता था। भावेश अपनी पत्नी के सुंदर व्यक्तित्व से दबता था, इसलिए वह उसको उत्पीड़ित करने में आनंद पाता था। कई बार दीपिका घर देर से लौटती थी। उसका चाल चलन, चरित्र सब बेबाक था, इसीलिए उसको अपने पति द्वारा कटाक्ष करना, शक करना अखरता था। बाद में जब दीपिका ने अपनी आयात निर्यात की फर्म बना ली थी और अच्छी आमदनी होने लगी, तो भावेश खुद को काफ़ी हीन समझने लगा। उसकी खींच बढ़ गई। रोज़ रोज़ क्लेश और झगड़े की परिणति तलाक में बदल गई। दोनों की एक बच्ची थी जो 12-13 साल की थी और कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। बच्ची की सरपरस्ती भी दीपिका को हासिल हुई थी। तलाक का फैसला होने के बाद दीपिका अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी स्टेनो नीलू ने उसका अभिवादन किया। लगभग 22-23 साल की नीलू पूरी चमक दमक के साथ अपनी सीट पर मौजूद थी। स्टेनो से लगभग 20 साल बड़ी उसकी मैडम यानी मालकिन दीपिका भी अपने व्यवसाय और चलन के हिसाब से ही बनी ठनी रहती थी। वह अपनी फिगर का ध्यान रखती थी। उसका पहनावा भी अवसर के अनुरूप होता था। दीपिका को स्टेनो नीलू ने मोबाइल से ऑफिस में बैठे विजिटर के बारे में बता दिया था। उसने स्वागत कक्ष में बैठे आगंतुकों की तरफ देखा। कई चेहरे परिचित थे तो कुछ नए भी। सभी का मुस्कुराकर मुख अभिवादन करती हुआ अपने कक्ष में चली गई। मिलने वालों में से कुछ वस्त्र निर्माता थे तो कुछ अन्य सामान के सप्लायर। एक एक कर सभी निबट गए। अंत में एक सुंदर लंबे कद के नौजवान ने अंदर कदम रखा। उसका विजिटिंग कार्ड लेकर दीपिका ने उसको बैठने का इशारा किया। अनिकेत बत्रा, MBA, आयात निर्यात
प्रतिनिधि। साथ में उसका पता और मोबाइल नंबर दर्ज था। मिस्टर बत्रा, आप एक्सपोर्ट एजेंट हैं? जी हाँ। कितने समय से आप इस लाइन में हैं? 2 साल से। आपके काम का एरिया कौन सा है? सिंगापुर और अमेरिका। क्या आपके पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है? बहुत से हैं, कहने के साथ अनिकेत बत्रा ने अपना ब्रीफकेस खोला और सिले सिलाए वस्त्रों के नमूने निकालकर मेज पर फैला दिए। साथ ही उनकी डिटेल्स भी समझाने लगा। कुछ परिधान जनाना, कुछ मर्दाना और कुछ बच्चे के थे। इन सब की प्रोसेसिंग में तो समय लगेगा। दीपिका ने सभी ऑर्डरों के वितरण समझने के बाद कहा, कोई बात नहीं है, हमारे ग्राहक इंतज़ार कर सकते हैं। क्या कमीशन लेते हैं आप? 5%। बहुत ज़्यादा है। हम तो 3% तक ही देते हैं। मैडम, मेरा काम अस्थाई और कम समय में लगातार ऑर्डर लाने का है। दूसरे एजेंटों के मुकाबले में मेरा काम बहुत तेज़ है। अनिकेत बत्रा के स्वर में आत्मविश्वास था, जिससे दीपिका बहुत प्रभावित हुई। ठीक है मिस्टर बत्रा, फ़िलहाल हम प्रोसेसिंग के बेस पर आपके साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं। काम का भुगतान होने के बाद आपको 5% कमीशन दे देंगे। ठीक है मैडम। क्या आप रसीद या लिखित में कोई करार देना चाहते हैं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। कहता हुआ अनिकेत बत्रा उठ खड़ा हुआ, अपना ब्रीफकेस बंद किया और बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ चला गया। दीपिका उसके व्यक्तित्व और बेबाक स्वभाव से प्रभावित हुई। थोड़े दिनों में अनिकेत बत्रा के निर्यात आदेशों में अधिकांश सिरे चढ़ गए। दीपिका की कंपनी को पहली बार ढेर सारा काम मिला था। अनिकेत ने भी भारी कमीशन कमाया। फिर कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा। अनिकेत बत्रा नियमित ऑर्डर लाने लगा। बाहर जाने, विदेशी ग्राहकों से मिलने, बात करने, डील फाइनल करने आदि कामों के लिए सिलसिले में दीपिका अनिकेत के साथ जाने लगी। नियमित मिलने जुलने से दोनों करीब आने लगे। अनिकेत बत्रा इस बात से काफ़ी प्रभावित था कि दीपिका एक किशोरवय बेटी की मां होने के बाद भी काफ़ी जवान नज़र आती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों में सभी दूरियां मिट गई। दीपिका की औरत को एक मर्द की और अनिकेत के मर्द को एक औरत की ज़रूरत थी। अपने प्रौढ़ावस्था के पुराने ख्यालों के पति की तुलना में अनिकेत बत्रा स्वाभाविक रूप से ताज़ा दम और जोशीला था। दूसरी ओर अनिकेत बत्रा के लिए कम उम्र की लड़कियों के मुकाबले एक अनुभवी औरत से नया अनुभव था। एक रोज़ सहवास के दौरान अनिकेत बत्रा ने कहा, मुझसे शादी करोगी? इस सवाल पर दीपिका सोच में पड़ गई। अनिकेत उससे काफ़ी छोटा था। उसको हम उम्र या छोटी उम्र की लड़कियां आसानी से मिल जाएगी। अपने से उम्र में इतनी बड़ी महिला से वह क्या पाएगा? क्या सोचने लगी? दीपिका को बहुपास में कसते हुए अनिकेत ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, एक किशोर लड़की की माँ हूँ। तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की आसानी से मिल जाएगी। मैंने सब सोच लिया है, फिर भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहती हूँ। इसके बाद अनिकेत और दीपिका काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। दोनों में व्यावसायिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए। अनिकेत अन्य फर्मों को आयात निर्यात के ऑर्डर देने से कतराने लगा। उसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम दीपिका की कंपनी को मिले। दीपिका भी उसे पूरी तरजीह देने लगी। उसने अपने दफ्तर में अनिकेत के बैठने के लिए एक केबिन बनवा दिया, जो उसके केबिन से सटा हुआ था। धीरे धीरे अनेक ग्राहकों को, जो पहले दीपिका के ग्राहक थे, अनिकेत अपने केबिन में बुलाकर हैंडल करने लगा। ऑफिस स्टाफ को भी अनिकेत अधिकार के साथ आदेश देने लगा। मालकिन या मैडम का खास होने के कारण सभी कर्मचारी न चाहते हुए भी
उसका आदेश मानने लगे। अभी तक अनिकेत दीपिका से हर ऑर्डर पर कमीशन लेता था। दीपिका ने उसको कभी अपने व्यापार का हिसाब किताब नहीं दिखाया था, मगर वह अब कंप्यूटर से और कभी लेजर बुक से भी व्यापार के हिसाब किताब पर नज़र रखने लगा। अभी तक अनिकेत फर्म का प्रतिनिधि और एजेंट ही था। उसको किसी सौदे या डील को फाइनल करने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने के लिए या तो वह फर्म का पार्टनर बनता या फिर उसके पास दीपिका का दिया अधिकार पत्र होता, मगर एकदम से उसको यह सब हासिल नहीं हो सकता था। जो भी था, आखिर वह एक एजेंट भर था, जबकि दीपिका फर्म की मालकिन थी। वह एकदम से दीपिका से पावर ऑफ अटॉर्नी देने को या पार्टनर बनने को नहीं कह सकता था। इसीलिए वह अब फिर से दीपिका से विवाह के लिए कहने लगा था। शादी किए बिना भी हम इतने करीब हैं, फिर शादी की औपचारिकता की क्या ज़रूरत है? दीपिका ने हंसकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी होम मिनिस्टर कहलाएं। आप जैसी इतनी कामयाब और हसीन खातून का खादिम बनना समाज में बड़ी इज्जत की बात है। अनिकेत ने सिर नवाकर कहा। इस पर दीपिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिर कोई स्त्री अपने रूप यौवन की प्रशंसा सुनकर खुश ही होती है। उस शाम अनिकेत उसे एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहीं एक ज्वेलरी शोरूम से हीरे जड़ित एक ब्रेसलेट लेकर भेंट किया तो दीपिका और भी खुश हो गई। उस शाम यह तय हुआ कि दीपिका 3 दिन के बाद अपना पक्का फैसला सुनाएगी। इन 3 दिनों के बीच में किसी विदेशी फर्म को एक सौदे के लिए भारत आना था, जिसे अभी तक दीपिका खुद ही हैंडल करती आई थी। अनिकेत भी इस फर्म के प्रतिनिधि के रूप में दीपिका के साथ उस फर्म के प्रतिनिधि से मिलना चाहता था। इस बार का सौदा काफ़ी बड़ा था। दोपहर को दीपिका के दफ्तर में मिस एलिना, जो एक अंग्रेज महिला थी, उसने दीपिका और अनिकेत से बातचीत की। सौदा सफल रहा। अनिकेत ने भी अपने वाक्चातुर्य का भरपूर उपयोग किया। मिस एलिना भी अनिकेत के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। दीपिका कंपनी की मालकिन थी, अतः साइन उसी को करने थे। अनिकेत खामोशी से सब देखता रहा था। मिस एलिना विदा होने लगी तो दीपिका ने उसको सौदा फाइनल होने की खुशी में रात के खाने पर एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। मिस एलिना ने खुशी खुशी आना स्वीकार किया। उस शाम दीपिका ने ऑफिस जल्दी बंद कर दिया। फ्लैट पर नहाकर अपनी ब्यूटिशियन के यहाँ गई। नए अंदाज में मेकअप करवाने के बाद अब दीपिका और भी दिलकश लग रही थी। ब्यूटी पार्लर से निकलकर दीपिका अपने लवर के पास गई। आज अनिकेत को उसे अपना पक्का फैसला सुनाना था। ज्वेलर्स के यहाँ से अनिकेत को देने के लिए उसने एक महंगी हीरे जड़ित अंगूठी खरीदी। मिस एलिना ठीक समय पर आ गई। वह नए स्टाइल के स्कर्ट टॉप में थी। उसने हाई हील के महंगे सैंडल पहने थे। गहरे रंग के स्कर्ट और टॉप उसके सफ़ेद दूधिया शरीर पर काफ़ी फब रहे थे। अनिकेत बत्रा भी गहरे रंग के नए फैशन के इवनिंग सूट में था। अपने गोरे रंग और लंबे कद के कारण वह शहजादा गुलफाम लग रहा था। तीनों ने हाथ मिलाए, फिर पहले से बुक की गई मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वेटर चांदी के गिलासों में ठंडा पानी सर्व कर गया। थोड़ी देर बाद वहीं वेटर उनके पास आया और सिर नवाकर खड़ा हो गया तो दीपिका ने ड्रिंक लाने का ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर सर्व कर गया। सभी अपना अपना ड्रिंक पीने लगे। तभी हॉल की बत्तियां बुझ गई। डायस पर धीमा धीमा संगीत बजने लगा। हॉल में एक तरफ डांसिंग फ्लोर था। कुछ जोड़े उठकर डांसिंग फ्लोर पर चले गए। वहाँ का माहौल बहुत रोमानी हो चला था। अनिकेत ने अपना गिलास खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। सिर नवाता हुआ मिस एलिना की तरफ देखता हुआ बोला,
लेट अस हैव ए राउंड। मिस एलिना मुस्कुराई। उसने अपना गिलास खत्म किया और उठकर अपना बायां हाथ अनिकेत के हाथ में थमा दिया। उसकी पीठ पर अपनी बाँह फिसलाकर अनिकेत उसे डांसिंग फ्लोर की तरफ ले गया। दोनों साथ साथ थिरकने लगे। दीपिका ईर्ष्यालु नहीं थी, उसने कभी ईर्ष्या नहीं की थी, मुकाबला नहीं किया था, मगर आज जाने क्यों ईर्ष्या से भर उठी थी। हालांकि वह जानती थी आयात निर्यात के धंधे में विदेशी ग्राहकों को एंटरटेन करना व्यवसाय सुलभ था। कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर आज वह एक खास मकसद से अनिकेत के पास आई थी। इस खास अवसर पर उसका किसी अन्य के साथ जाना, चाहे वह ग्राहक ही क्यों ना हो, उसे सहन नहीं हो रहा था। पहला राउंड खत्म हुआ। अनिकेत बत्रा चहकता हुआ मिस एलिना को बाहों में पिरोए वापस आया। मिस एलिना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दीपिका जी, आपके साथी बत्रा बहुत मंझे हुए डांसर हैं। मेरी तो कमर टूट रही है। मिस एलिना, यह डांसर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, दीपिका ने हंसते हुए कहा। बहुत कुछ का क्या मतलब है? यह मिस्टर बत्रा धीरे धीरे समझा देंगे। डांस का दूसरा दौर शुरू हुआ। अनिकेत उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ मिस एलिना की तरफ बढ़ाया। कम अलोंग मिस एलिना, लेट अस हैव ए न्यू अराउंड। आई एम सॉरी मिस्टर बत्रा, मैं थक रही हूँ, आप अपनी पार्टनर को ले जाएं। मिस एलिना ने अर्थपूर्ण नज़रों से दीपिका की तरफ देखते हुए कहा। इस पर अनिकेत बत्रा ने अपना हाथ दीपिका की तरफ बढ़ा दिया। दीपिका निर्विकार ढंग से उठी और अनिकेत बत्रा ने अपनी एक बाँह उसकी कमर में पिरोई और उसे अपने साथ सहारा देकर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। दीपिका पहले भी अनिकेत के साथ डांसिंग फ्लोर पर आई थी, मगर आज उसको अनिकेत के बाहुपास में वैसी शिद्दत, वैसा जोश, उमंग और शौखी नहीं महसूस हुई जिन्हें वह हर डांस में महसूस करती थी। दोनों को लग रहा था मानो वो प्रोफेशनल डांसर हो जो औपचारिक तौर पर डांस कर रहे हो। अनिकेत बत्रा मुड़ मुड़ कर मिस एलिना की तरफ देख रहा था। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, वह न सौत सा सकती है, न मुकाबला या तुलना। अनिकेत बत्रा अनजाने में यह सब कर उसे उत्पीड़ित कर रहा था। आज से पहले दीपिका ने कभी अनिकेत बत्रा के व्यवहार की समीक्षा नहीं की थी। उसने अपने दफ्तर और व्यापार में उसकी खामखा की दखलअंदाजी और अनावश्यक रौब जमाने की प्रवृत्ति को यह सोचकर सह लिया था कि वह उससे शादी करने वाला था, मगर आज मात्र 1 घंटे में उसकी सोच बदल गई थी। उसके पूर्व पति ने अपनी हीन भावना वश उसको हमेशा सताया था, बेवजह शक किया था। अनिकेत बत्रा उसके पूर्व पति की तुलना में प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। वह भी कल को शादी के बाद उसे सता सकता है। एक बार पति का दर्जा पाने पर या पार्टनर बन जाने पर कंपनी का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। आज मात्र एक नई उम्र की हसीना के रूबरू होने पर उसका ऐसा व्यवहार था, कल ना जाने क्या होगा। अनिकेत बत्रा को भी मिस एलिना, जो आयु में दीपिका से काफ़ी छोटी थी, ताज़े और खिले गुलाब जैसी लगी थी। उसकी तुलना में दीपिका एक पके फल जैसी थी, जिसमें मिठास पूरी थी, मगर यह मिठास ज़्यादा होने पर उबा देती थी। इस मिठास में जीभ को ताजगी भरने वाली खास मिठास नहीं थी, जो पेड़ से तोड़े गए ताज़े फल में होती है। डांस का दूसरा दौर समाप्त हुआ। कई महीनों से जो फैसला न हो पाया था, मात्र 45 मिनट के डांसिंग सेशन में हो गया था। नई मोमबत्तियाँ लग गई थी। खाना काफ़ी लजीज था। मिस एलिना ने खाने की तारीफ के साथ आगे फिर मिलने की बात कहते हुए विदा ली। अनिकेत बत्रा उसे छोड़ने बाहर तक गया। दीपिका निर्विकार भाव से सब देख रही थी। मिस एलिना को छोड़कर अनिकेत वापस आया तो बोला, दीपिका, आज आपको अपना फैसला सुनाना था। क्या ज़रूरत है?
लापरवाही से दीपिका ने कहा, आपने आज ही तो कहा था। अनिकेत बत्रा जैसे याद दिला रहा था, हम दोनों में जो है वह शादी के बिना भी चल सकता है, मगर शादी फिर भी शादी होती है। देखिए मिस्टर बत्रा, जब तक फासला होता है तभी तक हर चीज़ आकर्षक नज़र आती है। पहाड़ हमसे दूर है, हमें सुंदर लगते हैं, मगर जब हम उन पर जाते हैं तब हमें पत्थर नज़र आते हैं। आज मैं थोड़ी जवान हूँ, कल को प्रौढ़ वृद्धा हो जाऊंगी, मगर आप तब भी जवान होंगे। तब आपको संतुष्टि के लिए नई कली का रस ही सुहाएगा। इसीलिए अच्छा है आप अभी से नई कली ढूंढ लें। मैं आपके व्यापार में सहयोगी ही ठीक हूँ। अनिकेत बत्रा भौचक सा था। उसे ऐसे रोमानी माहौल में ऐसे विपरीत फैसले की उम्मीद नहीं थी। वेटर को 500 रुपये का नोट टिप के लिए थमा दीपिका सधे कदमों से वापस चली गई। रिंग सेरेमनी की अंगूठी बंद की बंद रह गई थी। डांस फ्लोर पर डांस का नया दौर आरंभ हो रहा था। पाठ को आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।